पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जब भी बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं जीन पियाजे जी का नाम आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। जी हाँ, संवेगात्मक विकास का जब भी जिक्र होता है गोलमैन का नाम यहाँ पे सर्वोपरि आ जाता है। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धि के संरचना सिद्धांत किसने दिया। तो जब भी संरचना सिद्धांत की बात करते हैं आइजैक का नाम आ जाता है। जी हाँ, बुद्धि के संरचना का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो फिर आपके आइजैक ने दिया था। अगला जो प्रश्न है किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। वह कहलाती है यौन संबंधी जो समस्या होती है। और अक्सर यह किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। खास तौर पर पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो मानव विकास में जो किशोरावस्था आती है यानी 12 से लेकर 18 वर्ष, तो 18 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, यानी किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पे शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए जो अवस्था उपयुक्त होती है वह कहलाती है बाल्य अवस्था। आपके 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के किस विकास की अवस्था का सूचक होती है। ये किशोरावस्था की सूचक होती है। यह आपका किशोरावस्था राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई बार यह सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हुआ प्रश्न है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होना मतलब निरंतरता की बात करते हैं। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाती है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मानव व्यवहार की एक विज्ञान है। किसका हो जाएगा, मानव व्यवहार की एक विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है, यह कथन ड्रेवर का कथन है। कई बार यह भी पूछा गया है, रिपीटेड हुआ प्रश्न है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। सीखने का सिद्धांत किसने दिया। जब भी सीखने का जिक्र होता है थार्नडाइक का जिक्र होता है। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये सभी लोग ध्यान देना है। और अगला प्रश्न है कि खेल पद्धति के जनक कौन है। तो खेल पद्धति के जनक और कोई नहीं आपके किलपैट्रिक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक और कोई नहीं आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक आपके जॉन डीवी है। अगला जो प्रश्न है कि अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं। तो अस्थाई मानव दांतों की संख्या टोटल 20 होती है जो कि अस्थाई होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। ये कई बार पूछा गया है। और अगर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1400 ग्राम। शिशु का 350 ग्राम होता है और स्वस्थ मनुष्य का 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे जी ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी। तो जीन पियाजे जी ने जिनेवा में आपके लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। तो किसकी स्कूल की, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जीन पियाजे जी ने जिनेवा में। जीन पियाजे जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो जीन पियाजे जी द्वारा एक रचित पुस्तक है वह है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी, 1923 में लिखी थी। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जीन पियाजे जी की पुस्तक थी जो कि 1923 में जीन पियाजे जी ने लिखी थी। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तीसरी है ठोस मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। जीन पियाजे जी के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यह प्रश्न रिपीट किया गया है, यह कई बार पूछा गया है, वीवीआईपी प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को। एक शिक्षक के लिए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, एक प्राइमरी लेवल के शिक्षक के लिए, अध्यापक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण विशेषता यह है धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था या किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था की जो एज कहलाती है वह कहलाती है 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 कहलाता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था पूछा गया है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में जिन आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है वह आवश्यक तत्व द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरे वर्ष से अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है। शिशु के बच्चे के शब्द भंडार से प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे में, शिशु में शब्द भंडार की संख्या लगभग 100 शब्द हो जाते हैं। अगला है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्य अवस्था में होता है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी। जी हाँ जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है, ये भी नोट कर लेना है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 मूल संवेग बताए थे, जो सभी लोग आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती, तो हमने बताया बाल्यावस्था जो होती है 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। कहीं कहीं आपको 5 से लेके 12 वर्ष तक भी नजर आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला जो प्रश्न है, शरीरी विकास का क्षेत्र माना स्नायु मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, विवेचना रहित, जी हाँ साथियों, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो विवेचना रहित विचार की अवस्था 4 से लेकर 7 वर्ष तक जो है मानी गई है। अगला, बुद्धि का त्रिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? देखिए, बुद्धि का जब भी बहुकारक की बात करते हैं तो थांडाइक की बात करते हैं। ठीक है, और जब भी बुद्धि के त्रिक बिंदु सिद्धांत, जी हाँ, बुद्धि का जो है त्रिक बिंदु सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो फिर आपके स्टर्नबर्ग की बात करते हैं। और समूह कारक की अगर पूछा जाता है तो थर्स्टन की बात करते हैं। बहुकारक में थांडाई की बात करते हैं। द्विकारक में स्पीयरमैन की। एक कारक में बीने टर्मन की बात करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्धि के त्रिकक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के 3 भागों में बांटा था, इसलिए इनका नाम त्रिक बिंदु सिद्धांत पड़ गया। एक बिंदु है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि और तीसरा है आपका सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, इसलिए इनका नाम जो है बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत नाम दिया गया। स्टर्नबर्ग की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार बुद्धि क्या होती है? तो जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग देखा जाए, बुद्धि जो होती है वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताना है। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है आविष्कार और तीसरा होता है निर्देश और चौथा होता है आलोचना। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना से। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अकॉर्डिंग जो देखा जाए स्टेटमेंट क्या है, बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो थर्स्टन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। एक है ईस्टर्न के अनुसार परिभाषा है। अगला जो आपका है प्रश्न कि बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। किसका कहना? बकिंघम का कहना है कि सीखने की जो शक्ति होती है उसको ही बुद्धि कहते हैं। आप कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कितनी क्षमता है, आपके अपने कितने ज़्यादा शब्द भंडार ग्रहण करने की क्षमता है, आपके अंदर कितने प्रश्न और उत्तर कंबाइन करने की क्षमता है, आपके माइंड पे कितनी मेमोरी है कि ये सारे आपको थॉट्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग सेव कर सकते हैं। अगला है, वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेस्लर का भी कहना है बुद्धि के अकॉर्डिंग कि बुद्धि किसी कार्य को करने की
तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ संयोजन करने की सामूहिक योग्यता है। ये किसका कहना है? आपके वेसलर का कहना है। ठीक है, तो सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न को अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्री नोट्स वीडियो फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लिया होगा, जयसवाल कोचिंग सेंटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है अमूर्त बुद्धि, दूसरी होती है मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, तीसरी बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पर बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अगला यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक या स्थूल बुद्धि कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मूर्त को यांत्रिक या स्थूल बुद्धि कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की एक योग्यता कहलाती है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बाल अपराध बनने के क्या क्या कारण होते हैं? तो बाल अपराध बनने का पहला कारण होता है अनुमानसिकता, दूसरी होती व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, तीसरी होती शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, चौथा होता है घर का वातावरण अशांत होना, पांचवा होता है कुसंगति के कारण या दोस्ती के कारण, दादा दादी का अधिक लाड प्यार के कारण, स्तरहीन मनोरंजन के कारण, माता पिता के गरीब होने के कारण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने के कारण, माता पिता का तलाक। ये सारी चीज़ें आपके, ये 10 रीजन है, 10 कारण हैं बाल अपराध बनने के कारण। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या होते हैं? तो बाल अपराधियों का पहला उपचार होता है मनोवैज्ञानिक विधि, दूसरी होती है समाजशास्त्री विधि, तीसरी होती है आपकी वैधानिक विधि। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, या कह सकते हैं गृह कार्य के ही न लाना। गृह कार्य शिक्षक देते हैं, बच्चे गृह कार्य करके विद्यालय नहीं जाते हैं। कक्षा में अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान ना लगाना। ये सारे छठे कारण समस्याग्रस्त बालक की पहचान है, समस्याग्रस्त बालक के ये कारण हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जाती है? आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समस्याग्रस्त बालक हैं और उन बच्चों की आपको समस्या दूर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शिक्षक को ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं, सबसे आगे बिठाएं, या शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। या तीसरा, शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, उनके अभिभावक से, उनके माता पिता से बात करनी चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनशील के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने सृजनशील के 4 तत्व बताए हैं, जिनमें पहला तत्व होता है आपके लोचशीलता की बात करते हैं, मौलिकता की बात करते हैं, अपसारीशीलता की बात करते हैं और केंद्राभिमुख की बात करते हैं। ये 4 हैं, गिलफोर्ड ने सृजनशील के ये 4 तत्व बताए हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो वैज्ञानिक गुड के अकॉर्डिंग जो है सृजनशीलता के 5 तत्व दिए गए हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से दिए गए हैं? पहला होता है मौलिकता, दूसरा होता है अनुकूलता, तीसरा होता है विचारात्मक, चौथा होता है विचारों का सहचर, पांचवा होता है लोचशील विविध की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व मौलिकता, नवीनता, लचीलापन या लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता या विभिन्नता। तो सृजनशीलता के 5 तत्व हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या होती है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाली होते हैं, सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं, बड़े होते हैं, विस्तार पूर्वक होते हैं, सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। तो ये 5 आपके विशेषताएं हैं सृजनशील बालक के। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है कि बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो पहली पाठशाला घर एवं परिवार होता है, दूसरी पाठशाला खेल का मैदान होता है और तीसरा होता है स्कूल। तो अभी तक दोस्तों हमने 50 प्रश्न लगातार कंप्लीट कर लिया। लगातार अब जो है 50 प्रश्न और करने वाले हैं, जो अब जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लगभग आपके 90% चांस ये 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे मॉडरेट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, संभावित प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में। जी हाँ, 1 सही 1/2 वर्ष में जो है बालक चलना सीख लेता है। अक्सर 1 वर्ष से शुरू हो जाता है, 1.5 वर्ष तक बच्चा चलना सीख लेता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालक की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो शैक्षिक दृष्टि से बालक की अवस्था किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था होती है, शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो। अगला है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम, संवेग विकसित होते हैं, किसका कथन है? वाटसन का स्टेटमेंट है, वाटसन का कथन है। अगला है, प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हेली के द्वारा जो है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि के क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी होता है। अगला जो प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? यह रास का महोदय, क्योंकि इनको वातावरण बाहरी शक्ति बहुत ही रास आती है। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? जब भी बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता की बात करते हैं, अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। जब भी बहुबुद्ध सिद्धांत की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का नाम आता है। जब भी तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत की बात करते हैं, आरवी कैटल का नाम आता है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत की बात करते हैं तो जेपी गिलफोर्ड का नाम आता है। अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर हो जाता है? तो लगभग 11 वर्ष की आयु पर जो है तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। जीन पियाजे जी की जो तृतीय अवस्था है, आपके 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें जो है तर्क जिज्ञासा करने की बच्चे की शुरुआत हो जाती है। लेकिन परिपक्व जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था में बच्चा होता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा जो है ये एक वंशानुक्रम का कोई नियम नहीं है, जो मोटिवेशन होता है। अगला है, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक बिने, टर्मन और स्टर्न की बात करते हैं। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक बिने, टर्मन और स्टर्न है। अगला प्रश्न आता है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया। अगर प्रश्न आता है, बुद्धि के त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, या बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत अगर जिक्र होता है तो थार्नडाइक का नाम आता है। अगला प्रश्न अब स्क्रीन पर है कि स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांस के निवासी थे। अगला जो प्रश्न है कि स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले जो है सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। अगला है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? चिंतन से बताया है। जी हाँ, स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि का संबंध किससे होता है? चिंतन से होता है। आप कितना ज़्यादा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? तो बालकों के भाषाई विकास का जो क्रम होता है, पहला होता है रोना, रुदन या क्रदन कहलाता है। दूसरा होता है बबलाना, तीसरा होता है हाव भाव। तो ये तीनों बालकों के भाषाई विकास के क्रम है। अगला जो प्रश्न है कि बालक किस उम्र वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो बालक जो है लगभग 5 वर्ष की उम्र में जो है वाक्यों द्वारा अपनी बात कह पाता है। इसीलिए बच्चों के स्कूल जाना 5 वर्ष में बनाया गया है कि 5 वर्ष से जो है बच्चों में स्कूल प्रारंभ कर देना चाहिए। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन, वह सबसे पहले माँ बोलता है, ठीक है, जो कि व्यंजन कहलाता है। अगला है, बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है। इसे मातृभाषा कहा जाता है। अगला, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है,
क्योंकि आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ये सारी चीज़ें खेल के मैदान पर ही संभव है। अगला जो प्रश्न है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में जो है किशोरावस्था में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है कि छेद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने छेद का सिद्धांत, जी हाँ, जब भी छेद के सिद्धांत का जिक्र होता है कर्ट लेविन का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन एक जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। अगला जो प्रश्न आता है गेस्टाल्टवादी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा गेस्टाल्टवादी। तो जर्मन विद्वानों का एक समूह है जिसे गेस्टाल्टवादी कहते हैं। और गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं? इस समूह के ग्रुप में कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर। जी हाँ, कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर ये तीनों गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वान कहलाते हैं और एक ग्रुप में इस समूह में शामिल हैं कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर। अगला प्रश्न है कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है छेद सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो छेद सिद्धांत को संज्ञानात्मक छेद सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। तो छेद सिद्धांत को 3 अन्य नामों से जाना जाता है: बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत या संज्ञानात्मक छेद सिद्धांत की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र का जो अर्थ होता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। अगला प्रश्न है मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। प्रत्येक शेर शेरनी, प्रत्येक शिक्षक बंधु दहाड़ते हुए आपके जवाब में कमेंट आना चाहिए, आई कैन डू इट, क्रैक क्रॉस 125 प्लस स्कोर। कौन कौन 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे क्रैक कर रहा है? सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर, अपना अपना हैशटैग आई कैन डू इट 125 प्लस स्कोर यहाँ पे कमेंट करना है। सभी कमेंट कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का श्रेणी क्रम जो सिद्धांत है रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के 2 प्रकार बताया है। पहला होता है मानसिक आयु बुद्धि, दूसरी होती है वास्तविक आयु बुद्धि। तो पूरा डिटेल के साथ आपको बात कर रहे हैं, किसी भी टाइप से प्रश्न आएगा आपसे अवश्य बनेगा। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने जो है एक फ्रांस के निवासी थे, ये भी नोट कर लेना है। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो अल्फ्रेड बिने एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने एवं उसके सहयोगी कौन कौन से स्टर्न, टर्मन और साइमन ने दिया था। अगला प्रश्न के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था और बहुकारक का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था और प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था और समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। अगला प्रश्न है बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत एक होता है जी कारक सिद्धांत, दूसरा होता है एस कारक। जी मतलब समान, जी फैक्टर जो होता है वह कहलाता है समान और एस फैक्टर जो होता है वह स्पेशल या विशिष्ट कहलाता है। ठीक है, स्पेशल या हिंदी में विशिष्ट कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो हम बता ही चुके हैं कि बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि कितने कारक होते हैं? थर्स्टन के अकॉर्डिंग बुद्धि में 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ साथियों, बुद्धि का जो है बहुकारक का सिद्धांत आपको बताना है। तो बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत हम ऑलरेडी बता चुके हैं, थार्नडाइक महोदय जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का बहु सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहु सिद्धांत जो है किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। लगभग 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आरवी कैटल। अगला प्रश्न है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर आपके एक संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो चूहे पर अपना प्रयोग आपके स्किनर ने किया था।
यह भी आपको नोट कर लेना है। प्रश्न आ गया, बिल्ली पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्न आता है कि आपके चिंपांजी बंदर पर अपना प्रयोग किसने किया? तो सभी लोग जानते हैं किसने किया, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चिंपांजी बंदर पर किसने प्रयोग किया था? ठीक है, कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर जो है आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। और प्रश्न आ गया कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन महोदय जी हैं, सभी लगभग जानते हैं। अगला प्रश्न है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जी हाँ, जितने भी नए रचनात्मक कार्य होते हैं उनको सीखने पर सिद्धांत जो बल देता है वह कहलाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वैज्ञानिक ने दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर एक संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, अभी हम 45 तक यहाँ तक प्रश्न कर चुके हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों के सीखने पर जिस सिद्धांत उपयोगी होता है वह कहलाता है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके ब्रूनर ने दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ब्रूनर एक संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत जीवविद्या के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो जो आपका क्षेत्रीय सिद्धांत है यह जीवविद्या के हर क्षेत्र पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत? क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। और आपके 50 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है इस क्लास का, इस मैराथन वीडियो का। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। ये रहे दोस्तों, आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपने अच्छे तरीके से अटेंड भी किया। टॉप 100 क्वेश्चन वादा करता हूँ अगर आपने अटेंड कर लिया आपके 8 से 10 नंबर ऑलरेडी पक्के हो जाएंगे। और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर राष्ट्रहित में शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षा ही प्रकाश है। सभी जुड़ जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा। लगभग शिक्षक की बात करते हैं टीटी के 2000 से अधिक आपकी क्लासेज मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, 1 लाख से अधिक परिवार पर भरोसा है जायसवाल कोचिंग सेंटर। टीटी में बेस्ट आपका है। टोटल शिक्षक भर्ती रिलेटेड आपका यह यूट्यूब फैमिली है। तो जुड़े रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जायसवाल सर, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।